गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4, 5 और 6 का कंबाइंड एमसीक्यू देखेंगे। क्योंकि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इसके एमसीक्यू भी हम लोग एक साथ देखेंगे। इसके सारे ऑब्जेक्टिव को भी एक ही लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसके पहले भी चैप्टर 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं, लेकिन वो क्या है, इंडिविजुअल है, हर एक चैप्टर का अलग अलग है। तो इस वीडियो को पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। वीडियो पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। बच्चों, थोड़ी बहुत मेहनत कर लो सब, क्योंकि ये जो 1-2 महीने का टाइम बचा हुआ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही 2 महीने डिसाइड करेगा कि पिछले आपने 2 सालों में कितना पढ़ा, और वहीं आपके मार्कशीट पर छप के आने वाला है। जब नंबर आ जाते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है, तब कोई ये नहीं पूछता कि आप कितना पढ़े थे। सारे लोग नंबर देखने की होड़ में लगे हुए रहते हैं। हाँ, ये तो सही है कि नंबर डिसाइड नहीं करता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन नहीं, नंबर कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है, तभी इतनी होड़ लगी हुई है नंबर लाने की। इसलिए थोड़ा सा मेहनत से पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि चोरी से नंबर ला लिए, कोई फायदा नहीं हुआ उससे, पढ़ के लाएंगे हम लोग। चलिए वीडियो पॉज करें। मुझे पता है कि मेरी बातें आप लोग को अच्छी नहीं लगेगी या फिर सुनना पसंद नहीं करोगे, लेकिन एक दिन समझ में आएगा मेरी भी बात है। चलिए कोई बात नहीं है, बनाते हैं अपने क्वेश्चन को। विशेष आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देके रखें। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना तो पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, टेस्ला होने वाला है। लेकिन टेस्ला के अलावा भी ये कुछ अदर यूनिट्स भी होते हैं जो इसके एसआई यूनिट में लिखे जाते हैं। जैसे पहला लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तीसरा जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और लास्ट हेनरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। किसी को भी लिख सकते हैं हम। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि उसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन में हमारे पास कौन सा है, टेस्ला है, इसलिए हमने टेस्ला पर टिक लगा दी। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, किसके फॉर्म में है, वेबर और मीटर स्क्वायर के फॉर्म में है। तो वेबर मीटर स्क्वायर के 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो निश्चित रूप से 5 टेस्ला 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होंगे हमारे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लें, फिर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। यहां एम जो है यही मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो एम बराबर लिख सकते हैं हम टॉर्क बाई बी साइन थीटा। अब टॉर्क का यूनिट रखो, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट न्यूटन मीटर के फॉर्म में यहां पर है। तो यहां पर है, लिख सकते हैं हम न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। साइन थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, तो उसका यूनिट नहीं होगा, छोड़ देंगे उसको। अब देखिए, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मीटर और मीटर कितना हो गया, ये ऊपर जाकर हो गया मीटर स्क्वायर, एम्पियर ऊपर गया तो एम्पियर, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर डायमेंशन देखें तो एम्पियर का डायमेंशन ए होगा, और मीटर यानी कि लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन एल होगा, तो ए एल स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होंगे हमारे, ए एल स्क्वायर। यहां पर भी सेम ऑप्शन है, तो इसमें आप माइनस लगा दो, ज्यादा अच्छा है। तो ए एल स्क्वायर, और यहां पर भी कितना है, ए एल पर -2 है। तो कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर ये माइनस यहां रहता, ये जहां पर भी रहेगा वहां पर भी आप देख लो ऐसा। अच्छा, ये मत सोचना कि एग्जाम में आपके ऑप्शन इसमें ही सिस्टमेटिक होंगे, सो ये चेंज भी हो सकता है। ऑप्शन ए में कहीं ये दे दे, बी में कहीं वो दे दे, चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि जैसा मैं बता रहा हूं पूरा सिस्टमेटिक होगा। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब एक और फॉर्मूला उठाते हैं बच्चों, यहां पर देखिए, हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जानते हैं। एक और फॉर्मूला कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है QM into 2L।
QM इंटू 2L। ये है क्या, देखिए मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है ना, यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है। ये दोनों के बीच का जो लेंथ है उसको मैग्नेटिक लेंथ कहेंगे हम इसको, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, इसके पोल स्ट्रेंथ को QM और इसके पोल स्ट्रेंथ को भी QM कहेंगे। यही QM कैलकुलेट करना है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो QM इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख सकते हैं M बाई कितना 2L, लिख दिया हमने। अब देखो M का यूनिट अभी जस्ट आया है क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो लिख दीजिए एम्पियर मीटर स्क्वायर और बाई 2L यानी कि लेंथ, यानी कि मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, एम्पियर मीटर बच गया। तो ऐसा यूनिट ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों के यूनिट का रेशियो निकालना है। इसे मिटा रहे हैं हम, इसे भी। देखिए बच्चों, हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और B का रेशियो, यानी कि हमको निकालना है B बाई E। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब लिख दिए। अब टेस्ला को न्यूटन के फॉर्म में लिखते हैं, देखिए कहां पे है, यहां पर है, तो लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अब बाई न्यूटन रहने देते हैं, सी क्या है बच्चों, चार्ज है। तो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो Q इक्वल टू कितना होगा, I इंटू टी। ये Q क्या है, चार्ज है, I इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहां पर क्या है, और टाइम T क्या है, टाइम है। तो यहां कूलम्ब के ऊपर -1 है, यानी कि IT के ऊपर -1 होगा। चलिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, पर एम्पियर पर मीटर, अब बाई, या बाई छोड़ो, ये पूरे को ऊपर ले जाते हैं, ये माइनस है तो टोटल ऊपर जाकर के हो गया I इंटू टी। अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं पर एम्पियर पर मीटर, गुना इलेक्ट्रिक करंट I है तो एम्पियर, और टाइम सेकंड है तो सेकंड। ये एम्पियर से ये एम्पियर खत्म, तो हमारे पास बच गया सेकंड पर मीटर, सेकंड पर मीटर। अब देखते हैं ऑप्शन कहां है, सेकंड पर मीटर यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड पर मीटर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है सेकंड, और बाई मीटर भी लिखा जा सकता है। तो सेकंड पर मीटर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिटाएं इसे हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद का क्वेश्चन मिटा रहे हैं सवाल हम। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 9 आपके बोर्ड पर है। पॉज करें और बनाने की कोशिश करें, पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो बच्चों, जो डाइपोल मोमेंट होते हैं, एक मैग्नेट ले लीजिए, एक को साउथ पोल दूसरे को नॉर्थ पोल मान लीजिए, ठीक है ना। दोनों का जो मैग्नेटिक लेंथ होगा ये वाला, उसको L मान लीजिए या 2L मान लीजिए, जो लेंथ कहना है वो लेंथ मान लीजिए, जितना मानना है वो मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो था उसका डायरेक्शन क्या था, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था, ठीक है ना। तो निगेटिव को साउथ मान लीजिए और पॉजिटिव को नॉर्थ मान लीजिए, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 कि द टॉर्क टी नहीं पढ़ेंगे, इसको टाउ पढ़ेंगे,
द टॉर्क टाउ experienced by a current loop of magnetic moment m placed in magnetic field b। फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b या फिर mb साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में होंगे ये, तो mb साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 समझना, कह रहा है कि अ वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ L, इसका लेंथ क्या है, L है, ऐसे ही फिगर बनेगा, लेंथ L है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है, स्मॉल m है, इज बेंड इनटू अ शेप ऑफ सेमी सर्कल, इसको सेमी सर्कल के शेप में बेंड कर दिया गया, जैसे ऐसे था ना ऐसे, अब इसको बेंड करके ऐसे कर दिया गया, अब ये सेमी सर्कल कुछ इस तरह का पाथ बन गया, सेमी सर्कुलर पाथ कुछ इस टाइप का हो गया इसका, ठीक है। अब ये आपका जो था इधर वाला ये नॉर्थ और इधर वाला जो है वो क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है, मोड़ दिया गया। अब बच्चों इसका रेडियस अगर कैलकुलेट करें तो ये रेडियस यहां से जो लेंथ होगा इसका, ये तो मोटा है, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो ये भी रेडियस कितना हो गया, आर हो गया, और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा 2r। देखना यहां डाइपोल का लेंथ कितना था, L था, यहां पर डाइपोल का लेंथ कितना है, 2r हो गया। अब कह रहा है जो न्यू केस में मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, तो पहले फर्स्ट वाला केस देखते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट m का फॉर्मूला होता है qm इंटू 2m, फॉर्मूला होता है qm यानी कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ गुना डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, तो दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना, L है। अब मान लेते हैं कैपिटल M बराबर, यहां स्मॉल m इसको मान लिए और इंटू L कर दिए, या इसको स्मॉल मान लीजिए, इसको कैपिटल मान लीजिए, एज यू विश, आप जैसा समझें। यहां पर स्मॉल m मान लीजिए, यहां पर कैपिटल M मान लीजिए, किसी को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कह रहा है कि बेंट कर दिया गया, अब ये L जो था, L ऐसे मोड़ा गया, तो ये वाला जो लेंथ था वो L हो गया, ये L हो गया, तो L जो है वो किसके बराबर हो गया, सेमी सर्कल के बराबर हो गया, तो L बराबर पाई R, तो R बराबर कितना हो जाएगा, L बाई पाई। अब न्यू डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, M डैश बराबर फॉर्मूला से पोल स्ट्रेंथ गुना डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r है, यानी कि लिख सकते हैं qm इंटू 2 इंटू r के बदले में यहां पर देखिए L बाई पाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आप क्या कीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए, 2 इंटू QM को क्या लिखे थे हम, M लिखे थे, ML बाई कितना, नीचे कितना पाई हो गया, अब रहने देते हैं 2 इंटू ML किसको माने थे, M को माने थे, तो 2M बाई कितना हो जाएगा, पाई हो गया। अब ऑप्शन देख ले, मिला ले, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 2M बाई पाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस को L से डिनोट किया जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बाय इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, यानी कि हमारे पास यूनिट हो गया वेबर पर एम्पियर। ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होने वाला है, वेबर पर एम्पियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, मिटाई से हम, ये रहे क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 to 13। पॉज करें और बनाने की कोशिश करें, पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन सी म्यू एंड एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, और सी इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये तो पता है कि सी का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम।
अच्छा, परमेबिलिटी का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि आप रफ की कॉपी में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों का वैल्यू पुट कीजिए कि किसका वैल्यू इस दोनों का वैल्यू रखिए जहां जहां रखना है, कि कहां पे इस दोनों को वैल्यू रखने पर C के बराबर आ जाता है। तो आप देखेंगे ये एक ही केस में आता है, ऑप्शन नंबर डी के केस में। ऑप्शन नंबर डी के केस में आएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो C के बराबर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप। जब आप इसका थ्योरी उलट करके देखोगे तो आप पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट लूप, किसी उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो म्यू नॉट आई बाई 2r के बराबर होते हैं। ये वाला ऑप्शन सही होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r के बराबर होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द स्यूरर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के इसमें कौन सा टेस्ट सबसे स्यूरर होता है? रिपल्सन होगा। जी हां, अगर अट्रैक्शन होता है तो कोई जरूरी नहीं कि वहां पर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इसलिए रिपल्सन ही एक ऐसा टेस्ट है जो मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 की वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। अब देखो परमेबिलिटी का वैल्यू, तब पहला तो यहां से अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन हमको मिल गया, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नहीं, इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे। आई मीन टेस्ला मीटर पर एम्पियर, हेनरी पर मीटर और वेबर पर मीटर पर एम्पियर, तीनों के तीनों परमेबिलिटी का ऐसा यूनिट होता है। और न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तीनों में सेम है, यूनिट भी तीनों का सेम है, तो फिर ऑल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें सब होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होंगे यहां पर। चलिए मिटाते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 टू 18 सॉल्व करते हैं बच्चों। पॉज करें और बनाने की कोशिश करें, पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए हम सॉल्व करते हैं। करें गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। याद रखिएगा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब आप कहेंगे सर ये और ये दोनों तो सेम चीज है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहां क्लोज इंटीग्रेशन है जो बता रहा है कि क्लोज सरफेस है हमारे पास, यानी कि 3D सरफेस है। ये जो है ये ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। ये सिंबल जो है, या सिंबल जो है वो ओपन सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू डी ए मस्ट बी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, when a magnet is cut into 2 equal parts along its axis। बच्चों देखो एक मैग्नेट हो गया, ठीक है ना, यहां पर QM था, इसका स्ट्रेंथ QM था, पोल स्ट्रेंथ QM, पोल स्ट्रेंथ QM। करें इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग काट दिया गया, 2 इक्वल पार्ट में काट दिए गए, एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे काट दिया गया। अब बताओ कि ये QM था तो आधा हो गया, QM/2, ये भी QM/2। अगर इधर देखें तो ये भी QM/2 और नीचे वाला भी कितना हो गया? QM/2 हो गया, यानी कि पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ्ड। ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको वर्टिकली काटा जाता ऐसे तो उसमें क्या होता है? वर्टिकली के लिए अगर वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट में काटा जाता तो वहां पर नो चेंज का ऑप्शन आता, कांस्टेंट रहता, चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू ऑस्टर्ड द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स कब बनते हैं? जब चार्जेस मोशन में हो तब, यानी कि मूविंग चार्जेस। यहां तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेंगे, तो ये सोर्स होंगे।
क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि एनर्जी मीटर, एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, ऑल तो हो नहीं सकता है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? एनर्जी मीटर सही होगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, which opposes the change in magnetic flux? बाबू पढ़े होंगे ईडी करंट्स अपोजेस। ईडी करंट क्या होता है? भंवर जैसा होता है, ये गोला वाला भंवर जैसा, ऐसे करंट ऐसे कुछ निकल रहे होंगे, भंवर बनाते होंगे, यानी कि गोलाकार पथ बना रहे, नहीं दिख रहा होगा यहां पर देखिए ऐसे भंवर बना रहे होंगे गोलाकार, तो उसको ईडी करंट्स कहेंगे। तो ईडी करंट जो होंगे हमेशा अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। ईडी करंट्स, डीसी करंट होगा नहीं, सिर्फ यहां पर ईडी करंट्स होंगे, इसलिए बोथ का ऑप्शन यहां नहीं दिया जाएगा। चलिए गुड बच्चों, ये रहे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक। पॉज करें और बनाने की कोशिश करें, पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले जाने कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है। सो यहां पे अर्थ बना दे रहे हैं हम, अर्थ जैसा स्ट्रक्चर बना दिया हमने लगभग, हाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा चलेगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इधर और इधर जाएंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल करके बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और इधर जाएगा। समझना इस बात को, ये निकला और इधर जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं और जा रहे हैं। यहां पर अंदर एक मैग्नेट है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, ये इसका नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, और यहां पे होगा साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। अब क्या कीजिए, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल को लेकर के आइए, जो विदाउट किसी फोर्स के प्रेजेंस में वो मूव कर सके, उसको लेकर के फ्रीली हो, कंप्लीट रूप से फ्री हो, लेकर के आइए आप। जब आप उसको यहां पर लेकर के आएंगे तो सपोज कीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, समझना ध्यान से। जब आप यहां पर लेकर के आएंगे, ऐसे यहां पर रखेंगे, तो जो मैग्नेटिक मतलब बाहर रखेंगे, सरफेस पर रखें, इधर देखते हैं। जब हम मैग्नेटिक नीडल को सरफेस पे रखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में स्टे करने लग जाता है, रुक जाता है। तो ये मान के यहां पे सरफेस है, यहां पर मैग्नेटिक नीडल हम लेकर के आए, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक नीडल इस सरफेस के पैरेलल यहां पर हो जाएंगे, देखना ध्यान से, पैरेलल हो गए यहां पर। फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे 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 हम पोल पर है, देखो ऐसे बढ़े, फिर थोड़ा सा ऐसे होगा, ऐसे होगा, समझो ऐसे, ऐसे हुआ, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, फिर ऐसे घूमते घूमते जब यहां पर आएंगे तब कंप्लीट रूप से ऐसे हो जाएगा। यानी कि जब हम पोल पर आएंगे तो मैग्नेटिक नीडल कुछ इस टाइप शो करने लग जाएगा, यानी कि पोल पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? जो मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल सरफेस के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ जितना डिग्री का एंगल बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप कहते हैं। सरफेस के साथ जितना डिग्री का एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप कहेंगे। तो मैग्नेटिक पोल पर अगर हम नीडल लेके आएंगे तो यहां पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का, जबकि यहां पर दोनों पैरेलल थे, मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक नीडल पैरेलल था, तो यहां कितना बनाया? 0 डिग्री। यानी कि इधर से ये आपका इक्वेटर हो गया, मान लेते ये इक्वेटर हो गया, समझना इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तब वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और पोल से जब इक्वेटर की तरफ आएंगे तब वैल्यू डिक्रीज होगा। तो यहां पर देखो, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल 90 डिग्री। यहां पर एक क्वेश्चन है कि ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, जब नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे ऐसे, तब वैल्यू क्या होगा? बच्चों यहां पर कितना डिग्री था? 90 डिग्री।
जब इधर आए तो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, यानी कि वैल्यू इसका डिक्रीज होने लग जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अब क्वेश्चन नंबर 20 पर फिर वापस आते हैं कि इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड, आई इज एंगल ऑफ डिप एंड बीभी इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन इसमें कौन सही होगा। देखो अब मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, इसको बीई मान लिया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अर्थ का। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक सरफेस हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल होगा, ये ऊपर भी बना सकते हैं, ये हॉरिजेंटल सरफेस हो गया, इसको बीएच मान लिए, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल, और ये मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल हो गया। ये जो एंगल होगा बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है ना, इसी एंगल को एंगल ऑफ डिप कहा जाएगा, आई कहते हैं। तो अगर थोड़ा देर इसको हम ऐसे मिला दें, ऐसे, अगर ये एंगल दिया हुआ हो और बीएच निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है, तो हाइपोटेनस पता है, क्या निकालना है आपको, बेस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किससे होता है, कॉस थीटा से। तो कॉस आई बराबर कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हमको निकालना है बेस, यानी कि बीएच बराबर लिख सकते हैं बीई कॉस आई, ई को हटा देते हैं तो क्या हो गया, बी कॉस आई, यानी कि बीएच बराबर बी कॉस आई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस। किसी भी प्लेस पर जब एंगल ऑफ डिप निकालना है तो आसान है, आप वर्टिकल को हॉरिजेंटल से डिवाइड कर दीजिए, परपेंडिकुलर को ये वाला इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, बीभी को बीएस से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। समझ में कुछ आया बच्चों, चलो गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 के बाद का क्वेश्चन, मिटाएं से हम, गुड बनाए क्वेश्चन नंबर 23 टू 27, सॉल्व करें इसे, पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज कह रहा है कि मूविंग चार्ज को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर एक टाइप का फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो होता है वो बराबर होता है Q इंटू भी क्रॉस बी के, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम क्यू भी बी साइन थीटा। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दे दें तो हमारे पास हो जाएगा क्यू भी बी। अब तीनों में से देख लेंगे कौन हमारे पास है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंट है, क्यू भी साइन थीटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट म्यू के लिए। बच्चों म्यू इक्वल टू होता है बी बाई एच। क्यों, बी और एच क्या है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और एच जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला और एच का ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। जब सबको ऊपर भेजें तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाएगा। आपको याद होगा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे बच्चों के रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। देखिए वेबर जो होता है वह मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है और वेबर इक्वल होंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अगर इसका सीजीएस यूनिट देखें तो टेस्ला का सीजीएस यूनिट होता है गॉस और मीटर का हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ये गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है यही मैक्सवेल के बराबर होता है। कन्वर्ट करते हैं वेबर को किस में, मैक्सवेल को में। तो टेस्ला को गॉस में कन्वर्ट करना है तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 का पावर 4 गॉस और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 का स्क्वायर, यहां पर 100 स्क्वायर कर देंगे और यहां सेंटीमीटर कर देंगे, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हो गया 10 का पावर 4 इंटू ये 100, 10 टू द 4, तो 10 का पावर 4 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 और 4 8, तो 10 का पावर 8 किसके बराबर होगा, मैक्सवेल के बराबर हो गया। यानी कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अब है क्वेश्चन नंबर 26, द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ। याद रखिएगा कि मैग्नेटिक लेंथ बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ इक्वल टू होता है 0.84। अगर 0.84 का डेसिमल वगैरह हटाएं तो लिख सकते हैं हम Lm बाई Lg इज इक्वल टू 0.84 को हटाएं तो लिख देंगे 5/6, क्रॉस गुना करते हैं तो Lm इक्वल टू 5/6 Lg, तो Lm इक्वल टू 5/6 Lg ये वाला होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा होता है। अब ये होता क्या है, जैसे कि मैग्नेट हो गया ना, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, तो पोल जो होते हैं वो मैग्नेट से थोड़ा सा अंदर होते हैं, तो ये जो लेंथ हो गया ये मैग्नेटिक लेंथ हो गया, और पूरा जो मैग्नेट का लेंथ होता है उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहेंगे। ये Lg हो गया और ये जो हो गया वो मैग्नेटिक लेंथ हो गया, तो दोनों का जो रेशियो होता है वो 0.84 के बराबर होता है। ये सही हो गया। उसके बाद लोरेंज फोर्सेस, तो लोरेंज फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड QE और मैग्नेटिक फील्ड अभी ऊपर पढ़े हैं QVB, यहां पर QVB, तो QVB के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, QV क्रॉस B, तो यहां ज्यादा अच्छा है, इसको ऐसे करते हैं V क्रॉस B, Q कॉमन ले लीजिए दोनों साइड में, तो हमारे पास हो गया E प्लस V क्रॉस B। अब देखते हैं क्या है, सो यहां पर Q इंटू E प्लस V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स के सम को, इलेक्ट्रिक फोर्स के सम को लोरेंज फोर्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है कि आयरन जो होता है वो मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। तो वह सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में उसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहे जाते हैं। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसमें आयरन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 में एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन मेरे लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज 29 हम बनाएंगे, 30 आपको बनाना है, उसका आंसर देखना है और फिर क्या करना है पता होगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर लिखना है आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। सपोज करो एक कंडक्टर है जो चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगा हमेशा। अगर निगेटिव रहता तो इनवर्ड रहता, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड है। ये सबके सब क्या होंगे, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना करके बाहर निकलेगा, यानी कि परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आपको बनाना है, समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M is cut into two parts of equal length। ये मैग्नेट है, इसको इक्वल लेंथ में ऐसे काट देना है, नीचे काट दिए ऐसे। देन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्ट, तब किसी एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, M यानी कि सेम रहेगा, दोगुना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा या 0 हो जाएगा। आंसर कहां देना इसका, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। चलिए इसके बाद वाले चैप्टर को हम लेकर के आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का तैयारी अच्छे से हो रहा होगा और एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए रहने देते हैं आज। खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि एग्जाम सामने है। थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।